नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम NAS परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए SIERT उदयपुर द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे। गणित कक्षा 8 के लिए 1 से लेकर के 119 तक के प्रश्न अब तक हम कर चुके हैं। वे दोनों वीडियो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन होता है उसका सूत्र है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो यहाँ पर मूलधन है 2000, दर दे रखी है 10%, 10 बटा 100, समय दे रखा है 3 वर्ष। तो इसे अगर हम हल करेंगे, जैसे बराबर में 2000 गुणा 110 बटा 100 ये पहले वर्ष का, 110 बटा 100 ये दूसरे वर्ष का, और 110 बटा 100 ये तीसरे वर्ष का। तो हर यहाँ पर एक लिख दें, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, और इस जीरो से ये जीरो गया, और इस जीरो से ये जीरो गया। यानी कि 11 का 3 बार गुणा, 11 का घन होता है 1331 गुणा 2, तो आ जाएगा 2662 रुपये। यानी कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 2662 रुपये, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सही जवाब है 2662 रुपये। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर है, परिमाप 50 मीटर दे रखा है, मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। जैसे ये आयताकार मैदान है, परिमाप 50 दे रखा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ होगा वो होगा 25, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वो दे रखा है 150। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनको अगर जोड़ें तो हो 25 और गुणा करें हैं तो हो 150। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं जो हमें संख्या मिल जाएगी 15 और 10, यानी कि 15 को 10 से गुणा करते हैं तो होता है 150, और 15 और 10 को जोड़ते हैं तो होता है 25। यानी कि इस आयताकार मैदान की लंबाई तो होगी 25 और चौड़ाई होगी 10। तो क्वेश्चन में पूछा गया है चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई जो होगी वो होगी 10 मीटर। अगला सवाल है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के मान बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो मैंने बीच में बराबर का निशान लगा दिया है। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, यानी कि आर बराबर आ गया 2, यानी कि त्रिज्या का मान 2 आया है, तो व्यास होगा त्रिज्या का दोगुना, यानी कि 2 दूनी 4 इकाई। तो 122वें सवाल का जवाब होगा चौथा ऑप्शन। 123वां सवाल देखते हैं, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण की माप 4 वर्गमूल 3 हो। तो घन की भुजा जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, घन की भुजा विकर्ण की सहायता से। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण वो होता है वर्गमूल 3 गुणा भुजा। तो सवाल में वर्गमूल 3 गुणा 4 दे रखा है विकर्ण, तो भुजा का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान 4 सेंटीमीटर आते ही घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है बराबर भुजा क्यूब,
यानी कि भुजा का 3 बार गुणा। तो 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर। ये तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो भुजाओं में अनुपात क्या होगा? तो घनों के आयतन यानी कि जैसे मान लो पहला घन है उसका आयतन x की घात 3, दूसरे का y की घात 3, तो ये दे रखा है 27/1 यानी कि 27:1। तो ये है भुजा का क्यूब यानी कि भुजा का 3 बार गुणा। तो 27 का जो घनमूल होता है वो होता है 3, जबकि 1 का घनमूल होता है 1, यानी कि जो घन है, एक घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की है 1 सेंटीमीटर। अब इनकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:1, यानी कि पहला ऑप्शन 124वें सवाल का पहला ऑप्शन जवाब हो जाएगा। 125वां सवाल देखते हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात 24:27 है। जैसे मान लो x³/y³, 64/27। तो 64 का घनमूल होता है 4 और 27 का होता है 3। तो दोनों घनों की भुजा हमें मिल गई, एक की है 4 इकाई और दूसरे की है 3 इकाई। तो इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में जो है कुल 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ का भुजा गुणा भुजा, तो 6 पृष्ठ का हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6 गुणा भुजा। तो इसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 पहले घन की भुजा 4 का वर्ग और दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 गुणा भुजा है दूसरे की 3, तो 6 से 6 कट गया, 16, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग 9। तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 16:9, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 126वां सवाल है, घनाभ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो अनुपात दे रखा है तो हम भुजाएं मान सकते हैं। जैसे इस घनाभ की एक भुजा है 1x, एक भुजा है 1x, दूसरी 2x और तीसरी 3x। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का हमें पता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर मैं लंबाई को लिख रहा हूँ L, चौड़ाई को लिख रहा हूँ B, क्योंकि लंबाई को कहते हैं अंग्रेजी में लेंथ और चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ। प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को मैं h लिख रहा हूँ क्योंकि ऊंचाई को कहते हैं हाइट, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हमने जो है 1x, 2x और 3x जो भुजाएं मानी है वो रख के हम हल करते हैं। 1x का यानी कि लंबाई का चौड़ाई से गुणा 2x, 1x का 2x से गुणा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 से गुणा 2, x का x स्क्वायर, प्लस 2x का 3x से गुणा 6x स्क्वायर, प्लस 3x का 1x से गुणा यानी कि 3 एकम 3, x का x से 3x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 6x स्क्वायर हो गए 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गए 11x स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का हमें दे रखा है, यानी कि 2 कोष्टक में 11x स्क्वायर बराबर दे रखा है 88 वर्ग सेमी। तो 11 दूनी 22, x स्क्वायर बराबर 88, x स्क्वायर बराबर 22 का इधर भाग दे देंगे, 88 में चला गया 4 बार, तो x का मान निकालने के लिए 4 का वर्गमूल होता है 2। तो x का मान हमें मिल गया 2। x का मान मिलते ही हमें तीनों भुजाएं मिल जाएगी।
पहली हो जाएगी 1 गुणा 2 2, दूसरी 2 गुणा 2 4 और तीसरी 3 गुणा 2 6। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 4 या ऊंचाई है 2, तीनों में से किसी को भी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई मान सकते हैं। तो 6 चौके 24 गुणा 2 तो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, यानी कि घन सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर की घात 3 कहें या सेंटीमीटर क्यूब कहें। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 127वां सवाल है, एक साबुन की टिकिया जो है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स है जिसकी लंबाई है 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार जो बॉक्स है उसमें ये इस आकार की साबुन की टिकिया रखनी है। तो इसे हम कर सकते हैं 56 गुणा 35 गुणा 28, ये हो जाएगा बॉक्स का आयतन जो घनाभाकार है। और 8 गुणा 5 गुणा 4 ये एक साबुन की टिकिया का आयतन होगा। तो बॉक्स में रखे जाने वाली टिक्कियों का संख्या ज्ञात करने के लिए इसे हम हल करेंगे। 8 का भाग गया 56 में 7 बार, 5 का भाग गया 35 में 7 बार और 4 का भाग गया 28 में 7 बार। तो 7 का 3 बार गुणा, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और 49 को 7 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 343, यानी कि उस बॉक्स में जो है 343 साबुन की टिक्कियां रखी जा सकती है। एक चार्ट में एक परिवार की मासिक आय दे रखी है, मासिक आय का खर्च का विवरण दे रखा है, यानी कि मासिक आय जितनी भी है उसका जो है 90 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा वृत्ताकार है ये कुल है 360 डिग्री, 360 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री जो है किराया, 120 डिग्री का शिक्षा पे खर्च, अन्य पे 42 डिग्री, कपड़े पे 24 डिग्री, बचत 24 डिग्री और भोजन है 60 डिग्री। यानी कि जैसे मान लो सवाल है यदि कपड़े पर व्यय जो है, कपड़े पर खर्च जो है वो 200 रुपये है, तो कपड़ा जो है वो 24 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 24 डिग्री के है 200 रुपये, 24 डिग्री के 200 रुपये है, तो 1 डिग्री के हो जाएंगे 200/24। सवाल में पूछा है अन्य मद पर, अन्य मद पर जो है अन्य भी है 42 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 200/24, तो 42 डिग्री बराबर हो जाएगा गुणा में 42। तो अंश और हर में जैसे मान लो 24 और 42 में भाग जा रहा है 6 का, तो 6 चौके 24 और 6 7 42। अब 200 में भी 4 का भाग जा रहा है, तो 200 में 4 का भाग जाएगा 50 बार। तो अन्य खर्च आ गया अन्य मद पर 50 गुणा 7, वो हो गया 7 का 0 से 0, 7 पंजे 35, यानी कि 350 रुपये। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इसी सवाल में अगर पूछा जाए कि कपड़े पर व्यय जो है वो 200 रुपये और शिक्षा पर व्यय कितना होगा, तो अभी हमने किया है 1 डिग्री बराबर आ जाएगा ये 200/24, क्योंकि 24 डिग्री बराबर 200 है, तो 1 डिग्री बराबर 24 का भाग चला गया, तो शिक्षा जो है वो कौन बना रही है 120 का। तो यहाँ पर हर एक लिख दें, 24 का भाग जा रहा है 120 में 5 बार, क्योंकि 24 पंजे होते हैं 120, और फिर 200 का 5 से गुणा हो जाएगा, वो होगा 1000 रुपये, यानी कि शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं 1000 रुपये। अगर कुल जो है मासिक आय पूछी जाए, बोला जाए कि कपड़े पर व्यय 200 रुपये और मासिक व्यय पूछी जाए, यानी कि मासिक आय, व्यय नहीं, मासिक आय पूछी जाए कुल, तो जो है 24 डिग्री बराबर 200 है, तो 1 डिग्री बराबर 200/24,
और कुल है 360 डिग्री संपूर्ण कोण, तो वो हो जाएगा 200/24 गुणा 360। तो इसे हल करने पर हमें जो है कुल आय मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 24 का 360 में भाग दें, जैसे 6 का भाग दें, 6 चौके 24 और 360 में चला गया 60 बार। 4 का 60 में भाग दें, चला जाएगा 15 बार। तो 200 गुणा 15 यानी कि 3000 रुपये उस परिवार की कुल मासिक आय आई है। तो इस तरह से हम इस चार्ट की सहायता से अन्य सवाल भी कर सकते हैं। पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय का पाई चार्ट दर्शाता है। अब जो डिग्री में दिया हुआ था तो संपूर्ण कोण होता है 360 का, और जब प्रतिशत दिया हुआ है तो इन सारों की जोड़ होगी 100%। तो कागज की लागत के त्रिज्यीय खंड के केंद्रीय कोण का मान कितना है? कागज की लागत जो पूछी हुई है ये है 10 डिग्री 10%। 10% जो है वो उसका कोण बताना है, तो 10/100 गुणा 360, क्योंकि संपूर्ण कोण कितने का 60 डिग्री का। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। तो केंद्रीय कोण जो है कागज की लागत का, ये कोण आ जाएगा 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। छपाई का व्यय 17,500 रुपये है, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? रॉयल्टी का जो है ये 15% रॉयल्टी है। अब छपाई जो है वो है 35%, छपाई है 35%, तो 35% है 17,500 रुपये। तो 1% होगा 17,500 बटे 35, ठीक है। अब रॉयल्टी जो है 15% है, तो 1% है 17,500 बटे 35, तो 15% हो जाएगा गुणा में 15। तो 5 दिया 15, 5 7 35। 7 का 175 में भाग दें, 7 दूनी 14, 3 बचा, 5 उतारा, 7 पंजे 35, यानी कि 250। ये 7 का जब 17,500 में भाग देंगे तो आएगा 2,500, तो 2,500 का 3 से गुणा, तो ये हो गया 7,500 रुपये रॉयल्टी होगी। अगला सवाल है, यदि विविध व्यय 6,000 रुपये हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? अब विविध व्यय जो है वो दे रखा है 4% है 6,000, तो 1% हो जाएगा 1,500 रुपये। तो अब जो है कितना अधिक पूछा है? रॉयल्टी से जल्दसाजी, रॉयल्टी है 15% और जबकि 18% जो है वो है जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय। दोनों में अंतर है 3% का, तो 1% 1,500 है, तो 3% हो जाएगा 4,500 रुपये, यानी कि 1,500 गुणा 3। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। जब एक साथ 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? जब एक सिक्का उछाला जाए तो हेड या टेल आता है, यानी कि 2 की घात 1। जब 2 सिक्के उछाले जाए तो पहले पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल आए। तो 2 सिक्के उछाले जाए तो परिणाम होंगे 2 की घात 2। 3 सिक्के उछाले जाए तो परिणाम होंगे 2 की घात 3, और 4 सिक्के उछाले जाए तो 2 की घात 4। और सवाल में पूछा है 5 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो परिणामों की संख्या होगी 2 की घात 5। अगला सवाल है, जब एक साथ 2 सिक्के उछाले जाए तो समष्टि प्रतिदर्श क्या होंगे? सैंपल स्पेस। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए
पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। अगला सवाल है, आलेख को ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है आलेख का एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। 2 सेकंड में तय की गई दूरी, इधर है समय और इधर है दूरी। 2 सेकंड ये रहा, 2 सेकंड में तय की गई दूरी है 10 मीटर, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 35 मीटर की दूरी, 35 रहा ये, 35 मीटर की दूरी तय करने में समय लगा है 7 सेकंड, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, वाहन की चाल जो है, वाहन की चाल हम देख सकते हैं 1 सेकंड में जो है वो 5 मीटर जा रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है 5, समय है 1 सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, 137 से 140 तक के प्रश्न इस सारणी को या इस चित्र को देखकर आपको देने हैं ग्राफ पेपर को। तो ये है इसका एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। शीर्ष ए जो है ये रहा चतुर्भुज ए बी सी डी। ए का निर्देशांक, ए का एक्स अक्ष पे है निर्देशांक 3 और वाई अक्ष पे है 10, तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला जो सवाल है, चतुर्भुज ABCD में शीर्ष बिंदु डी की कोटि क्या होगी। डी की कोटि पूछी है, तो डी बिंदु जो है वो ये रहा, तो डी बिंदु का एक्स अक्ष का निर्देशांक है 6 और वाई का है 13। एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाता है भुज और वाई का कहलाता है कोटि, तो 6 यहाँ पर भुज है जबकि 13 यहाँ पर कोटि है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन। त्रिभुज PQR में QR की लंबाई क्या होगी। QR ये रहा PQR, QR की लंबाई 1 2 3 4, तो QR की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में Q पर बनने वाला कोण कितना होगा। Q पर बनने वाला कोण, ये Q पर बनने वाला कोण जो है ये है समकोण, 90 डिग्री का कोण है। अगला सवाल है, 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु अगर 672 में बेची जाती है तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो पहले तो 960 जो है अंकित मूल्य है, 672 में बेची गई, तो 960 में घटा लेते हैं 672 को। ये 0 में 2 नहीं घट रहा, इससे उधार लिया, ये खुद हो गया 5, 10 में से 2 गया 8, 5 में 7 नहीं घट रहा, इससे उधार लेगा 15, तो 15 में 7 गया 8 और 8 में 6 गया 2, तो 288 रुपये कम में बेची है। अंकित मूल्य है 960, बट्टे के लिए गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से। तो ध्यान दें, तो जैसे मान लो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 96 का भाग जा रहा है 288 में 3 बार, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30% बट्टा 30% डिस्काउंट दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन। एक मॉडल का मूल्य 600 रुपये है, उसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई, तो मॉडल का मूल्य अब कितना होगा। 600 का 15% निकालते हैं, 600 गुणा 15/100, 2 0 से दोनों 0 गए, 15 छक्के होते हैं 90, तो 15% रेट बढ़ा है, तो 600 में पहले था, अब मॉडल का मूल्य हो जाएगा 690 रुपये। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 7,200 रुपये की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे। एक पर उसे 20% हानि हुई जबकि दूसरे पर उसे 20% लाभ हुआ।
दोनों को जो ही 7,200 में बेचा गया है। यानी कि एक को उसने इतने में ख़रीदा था, फिर उसने 20% हानि पे बेचा है, तो 80/100 ये हो गया 7,200। और एक को उसने 20% लाभ पे बेचा है, तो बेचा उसी को 7,200 में। तो जैसे मान लो यहाँ x का मान आ जाएगा 7200 गुणा 100/80। तो 0 से 0 काट दें। एक टेबल जो है उसने 9,000 में खरीदी थी और 20% हानि पर उसने बेच दी 7,200 में, 9,000 में खरीदी थी। अब इसका देख लेते हैं। 7200 x का मान 7200 गुणा 100/120, 0 से 0 काट दें, 12 छक्के यानी कि 6,000। 6,000 में खरीदी और 7,200 में बेची, तो उसे जो है 9,000 और 6,000 कुल मिला के हो गए 15,000 रुपये में दोनों टेबलें खरीदी थी। और 7,200 यानी कि 7,200 और 7,200 हो गए 14,400। 15,000 में 14,400 घटाने पे आते हैं 600 रुपये। तो 600 रुपये का उसे नुकसान हुआ है 15,000 रुपये। तो हानि प्रतिशत निकाल लें, 2 0 से 2 दिन गए, 1 से 1 गया, तो 15 चौके 60, यानी कि उसे इस सौदे में कुल मिला के 4% की हानि हुई है। अगला सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य जो है 30,000 रुपये है, प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन घट रहा है। तो जैसे मान लो 30,000 रुपये है, पहले वर्ष घटे 80/100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 20% घटा है, तो 100 में 20 कम 80। दूसरे वर्ष भी 80% यानी कि 20% घटा है, तो 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 0 गए, 8 8 64, 64 100 गुणा 3, 0 0 6 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19, यानी कि 19,200 की होगी अब वो टेलीविज़न। इस सवाल का जवाब होगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयंसेवक 4 दिन में साफ करते हैं। 15 स्वयंसेवक जो है 4 दिन में, तो एक स्वयंसेवक जो है 4 गुणा 15 60 दिन में उस गांव को साफ करेगा। तो गांव को अगर 3 दिन में साफ करना हो, कितने दिन में? 3 दिन में साफ करना हो तो कितने आदमी चाहिए होंगे? यानी कि 3 का इधर भाग चला जाएगा 60 में, तो आ जाएगा 20। तो 3 दिन में अगर उस गांव को साफ करना हो तो 20 स्वयंसेवक की ज़रूरत पड़ेगी। एक खेत में 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं काम गुड़ाई का। 4 मजदूर 8 दिन, तो एक मजदूर जो है वो 8 गुणा 4 यानी कि 32 दिन में करेगा। अब कार्य अगर 2 दिन में करना हो, 2 दिन में पूरा करना हो, तो जो है हमें 16 मजदूर लगाने पड़ेंगे। 32 में 2 का भाग, 16 मजदूर उस काम को 2 दिन में पूरा कर देंगे। चित्र में जो है अगले सवाल में AECD एक समलंब चतुर्भुज है। AECD ये समलंब चतुर्भुज है, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चतुर्भुज AECD समलंब चतुर्भुज, ABCD यह समलंब चतुर्भुज है ही नहीं। इसे ABCD को हमें लिखना है AECD। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और हो जाएगा BCE, ये D को लिखेंगे E। तो ये दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। जब समलंब चतुर्भुज दिया हुआ हो ACD किसके बराबर होगा, तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं जैसे ये है 16
और ये है इसके समांतर ये 10 है, तो ये ऊपर वाली भी 10, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, गुणा ये ऊंचाई जो दे रखी है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है वो है 4। तो हल कर लें इसे, 16 और 10 हो गए 26, तो 26 गुणा 4/2, 2 का भाग दिया 26 में 13 बार, 13 का 4 से गुणा, यह हो गया 52 वर्ग सेमी, 52 वर्ग सेमी। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। एक समलंब चतुर्भुज, यहाँ समलंब नहीं है, यह है समचतुर्भुज होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर है, एक विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितने का होगा? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या यूं कहें कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल या विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो एक विकर्ण दे रखा है 14, दूसरा हमें नहीं पता, उन दोनों के गुणनफल का आधा है यानी कि 280 जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसे हम हल कर सकते हैं। x का मान निकालने के लिए x बराबर आ जाएगा, ये 14 इधर भाग में चला जाएगा 2 गुणा में, तो 280 गुणा 2/14, 2 का भाग दिया 14 में 7 बार गया, 7 का भाग दिया 280 में गया 7 के 28 यानी कि 40 बार। तो दूसरा विकर्ण जो है वो आ गया 40 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, पासे में 3 से बड़ी सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे की बात करें तो पासे पर अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 3 से बड़ी सम संख्या 4 और 6, तो 2 होती है 3 से बड़ी, 4 और 6। और प्रायिकता पासे को फेंकने पर 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, तो 2/6 यानी कि अंश में किसका भाग जा रहा है? 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी कि प्रायिकता आ जाएगी 1/3। पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। है पूर्णांक संख्या -12 + -3, इसको हल करना है। संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। तो -12 + -3, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो -12 - 3 यानी कि -12 में 3 घटाने से आ गया -15। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है -5 + +3, -5 + +3, तो प्लस ही रहेगा, -5 + 3 ये आ जाएगा -2। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 5 पेन 225 रुपये के हैं, तो 35 पेन कितने के होंगे? 5 पेन जो है वो है 225 के, तो एक पेन 225/5, तो 35 पेन 225/5 गुणा 35, तो 5 का भाग दिया 35 में 7 बार गया, 225 गुणा 7 यानी कि 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1575 रुपये इस सवाल का जवाब होगा दूसरा ऑप्शन। संख्या 625 का वर्गमूल कितना होता है? 625, ये रहा 625। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 5 का भाग जा रहा है, जाएगा 125 बार, फिर 5 का जा रहा है 25 बार, फिर 5 का 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। 2 के जोड़े, 2 के युग्म, हर जोड़े का एक अंक, इस जोड़े का एक अंक 5 और इस जोड़े का एक अंक 5, तो वर्गमूल आ गया 625 का 25। यह तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा? तो 1331 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने पर 11 का भाग जाएगा 1331 में 121 बार,
फिर 121 में 11 का भाग 11 बार और 11 में 11 का भाग 1 बार, तो घनमूल आ जाएगा। घनमूल में 3 3 के युग्म का 1 अंक लेना है, तो घनमूल आ गया 11। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। संख्या 12 का घनफल यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का वर्ग तो होता है 144 और 144 गुणा 12 इसका घनफल आएगा। उसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 2 चौके 8, इकाई का अंक होगा 8। ये दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है 144 वर्गमूल में बट्टे में है 169, इसका जो है बराबर है ये x बटा 39 के, यानी कि 144 का वर्गमूल है 12, 169 का 13 बराबर x बटा 39। तो x का मान आ जाएगा, ये 39 इधर गुणा में गया, 12 गुणा 39 और भाग में 13, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसे हम हल करते हैं। x माइनस 1 बटा एक्स का 2 बार गुणा है, ये x का x से गुणा एक्स स्क्वायर, x का 1 बटा एक्स के साथ गुणा, तो ये आ जाएगा x गुणा 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स का x के साथ गुणा, 1 बटा एक्स का x के साथ गुणा, फिर माइनस में माइनस का माइनस से गुणा प्लस 1 बटा एक्स का 1 बटा एक्स के साथ गुणा हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो x x कट गया, x से x कट गया, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है 2। हमें चाहिए मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का, तो 2 का पक्षांतरण कर देंगे इस साइड, तो अभी 2 माइनस का है, इस साइड पक्षांतरित होते ही हो जाएगा प्लस का, तो 2 और 2 जुड़ के आ जाएंगे 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। -12 गुणा -3, तो 12 तिया 36, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है -6 प्लस कोष्टक में -7, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, -6 -7, -6 में 7 घटाने से आ जाएगा माइनस का 13, चौथा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। आयलर सूत्र, आयलर सूत्र होता है v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, यानी कि शीर्ष प्लस फलक ये बराबर होता है किनारा प्लस 2 के। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, यह है आयलर सूत्र। तो जैसे पहले में फलक है 8, शीर्ष है 4, तो 8 और 4 हो गए 12, तो किनारे होंगे 10, क्योंकि 10 प्लस 2 सूत्र में है, तो ई प्लस 2 यानी कि किनारे आ जाएंगे 10। दूसरे सवाल में फलक दे रखे हैं 3 जबकि किनारे हैं 9, तो 7 प्लस 2 यानी कि 9 होना चाहिए। 3 में कितना जोड़ें कि 9 हो, या तो 6। तीसरा सवाल है शीर्ष दे रखे हैं 11 और किनारे दे रखे हैं 18, तो 18 प्लस 2 यानी कि 20, तो 11 में कितना जोड़ें तो 20 होते हैं, यानी कि 9। तो v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, ये है आयलर सूत्र। तो इस आयलर सूत्र से हम ये तीनों सवाल कर सकते हैं। 165 सवाल है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से किस विकल्प पे लागू होगा। एक अधिक यानी कि 14 गुणा 16,
एकाधिक एन पूर्व एन। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से गुणा किस विकल्प पे लागू होगा? तो 32 गुणा 99, इसे लिख सकते हैं 32 गुणा 100 माइनस 1। जीरो का परम मित्र अंक कितना होता है? जीरो का परम मित्र अंक होता है 9 का एकाधिक यानी कि 10। तो तीसरा ऑप्शन इसका जवाब होगा। 124 का एकाधिकन पूर्वेण विधि से निम्न में से किस संख्या से गुणा किया जा सकता है? एकाधिकन पूर्वेण विधि से किस संख्या से गुणा कर सकते हैं? तो वो होगी 126। अगला सवाल, सूत्र निखिलम विधि से गुणा किस पे लागू होगा? तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये है जो सवाल है ये है एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से होंगे, जबकि यह सवाल दूसरा ऑप्शन ये होगा सूत्र निखिलम विधि से। 11 का स्क्वायर यानी कि 11 का वर्ग होता है 121। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है 8, प्लस 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2 ये होता है 4। तो 8 और 4 हो गए 12। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 1331 का घनमूल अभी निकाला था हमने। 1331 का घनमूल होता है 11। 121 का वर्गमूल भी होता है 11। दोनों का अंतर यानी कि 11 माइनस 11 आ जाएगा 0। 216 का घनमूल, 216 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने पर 216 का घनमूल जो है वो, जैसे 2 का भाग जा रहा है 108 आ गया, फिर 2 का भाग जा रहा है 54 आ गया, फिर 2 का भाग जा रहा है 27 आ गया, फिर 3 का 9 आ गया, फिर 3 का 3 आ गया और फिर 3 का 1 आ गया। यानी कि ये पहला युग्म और ये दूसरा युग्म। घनमूल में 3 3 के युग्म बनते हैं। पहले युग्म का अंक 2, दूसरे युग्म का अंक 3। तो घनमूल आ गया 216 का 6। तो घनमूल का दुगुना यानी कि 6 का दुगुना आ गया 12। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, 729 का घनमूल कितना होगा? 729 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने पर आएगा 9। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, पेंसिल का 2 रुपये। तो पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात क्या होगा? वो होगा 10:2। 10:2 यानी कि 10/2। सरलतम रूप निकालेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 5:1। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 3:2 का तुल्य अनुपात क्या होगा? तो यह है 6/4। अंश और हर में समान भाग 2 का जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 6:4 का सरलतम रूप आ रहा है 3:2। तो तुल्य अनुपात हो गया 6:4। एक माला का मूल्य 7 रुपये है, तो 8 माला का मूल्य 8 गुणा 7 यानी कि 8 7 56। दूसरा ऑप्शन। यदि 10 स्काउट बैजों का मूल्य 50 है, 10 का 50 है, तो 1 का 5, तो 32 स्काउट बैजों का मूल्य 32 गुणा 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16, 160 रुपये 32 स्काउट बैजों का मूल्य होगा। स्केल के प्रयोग से दी गई रेखाखंड का माप, ए बी की लंबाई, ये 1 और ये 2 और यहाँ बी तक यानी कि 2.5, पहला ऑप्शन। सी डी की लंबाई, सी ये 1 और ये यहाँ तक, तो 1.5। ए बी और सी डी की कुल लंबाई 2.5 प्लस 1.5, जोड़ दें 5 और 5, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा।
अगला सवाल है ए बी और सी डी की लंबाई में अंतर, यानी कि 2.5 माइनस 1.5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अंतर है। अगला है 183वां सवाल है पूर्व से दक्षिण पूर्व तक बनने वाले कोण का माप क्या होगा। ये पूर्व से दक्षिण पूर्व, ये जो कोण बन रहा है इसका माप होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये है 90 डिग्री और इसको ये आधा भाग है, तो आधा भाग होगा 45 डिग्री। सवाल पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक बनने वाले कोण का माप, तो ये रही पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम ये रही, तो पूर्व से दक्षिण पश्चिम यानी कि 90 और 45 इन दोनों की जोड़ हो जाएगी 135 डिग्री। तो 184वें सवाल का जवाब हो जाएगा 135 डिग्री। पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में कितने समकोण का कोण बनता है। पूर्व से पश्चिम तक, ये पूर्व यहाँ से पश्चिम, ये पहला समकोण और ये दूसरा समकोण, तो 2 समकोण बनते हैं। दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। दक्षिण के बाद पश्चिम की ओर 3 समकोण घूमने पर किस दिशा में पहुंचते हैं। दक्षिण के बाद पश्चिम की ओर, जैसे ये रहा दक्षिण, इसके बाद पश्चिम की ओर 3 समकोण, ये पहला समकोण, ये दूसरा और ये तीसरा, तो किस दिशा में पहुंचेंगे, पूर्व में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है 90 डिग्री का कोण किन दिशाओं के मध्य नहीं बन रहा है। तो पूर्व तथा पश्चिम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाएं हैं, ये रही पूर्व और ये पश्चिम, इन दोनों के मध्य 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री का सरल कोण बन रहा है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा 90 डिग्री का कोण किन 2 दिशाओं के मध्य नहीं बन रहा, तो पूर्व तथा पश्चिम, चौथा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। किन 2 दिशाओं के मध्य सरल कोण बन रहा है, पूर्व तथा पश्चिम, अभी हमने किया है पूर्व तथा पश्चिम के मध्य सरल कोण यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये पूर्व और पश्चिम के मध्य सरल कोण 180 डिग्री का कोण बन रहा है। किन 2 दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है। उत्तर तथा पूर्व, पूर्व तथा दक्षिण, उत्तर पूर्व तथा पूर्व, या दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व तथा पूर्व देखते हैं। यह है पूर्व और यह है उत्तर पूर्व, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन। एक वृत्त में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। ये वृत्त है 90 डिग्री का कोण, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो एक वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनता है 4 बार। चौथा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। धन्यवाद।